हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ में एक नई वीडियो में आप एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए, आज है तीसरा क्लास। जी हाँ, ये एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का जो 6 से 12 चलाई जा रही है, ये इसका तीसरा क्लास है। और आज हम इस तीसरी क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है, कुछ पूछना है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट मैसेज हमको @PM5408 पर कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन से। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी के सवाल है। जी हाँ, और यहाँ पे विज्ञान विषय का सवाल हम लोग करवा रहे हैं। जी हाँ, साइंस साइंस सब्जेक्ट का है। तो ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर 4 स्त्रीकेसर, ऑप्शन नंबर 5 मूलांकुर। तो इसमें से देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके इसमें सही उत्तर चुनिए। तो इसमें इसका ऑप्शन दिया है कि केवल एक, ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल एक और दो, चार, ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 5। जी हाँ, इसमें आपका आंसर क्या पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें पूछा था कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसमें जो मूलांकुर है, ये हमारा पुष्प के विभिन्न भागों में शामिल नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले से इस पे। तो इसमें देखते हैं कि बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड स्त्रीकेसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज और मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि ये जो मूलांकुर है ये हमारा बीज से संबंधित होता है, ना कि हमारा पुष्प से संबंधित। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो अगला है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे भी यहाँ देखना पड़ेगा कथन सही नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। अगला देखेंगे पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। अगला देखेंगे पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, गलत है। तो इसमें देखा जाता है कि कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं। तो ये आपका सेगमेंट हो गया। हमने देखा कि पत्तियां जो हैं ये वायुमंडल से जलवाष्प का कुछ हिस्सा ग्रहण नहीं करती, बल्कि जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं जलवाष्प द्वारा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का। जी हाँ, तीसरा है कि तने को दो तरफा मार्ग पर का कार्य करते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें, तना जल में खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियां तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला देखेंगे पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। तो यहाँ पर कहा गया कि तना जो है जल को खनिज और पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों पौधों के इन भागों में पहुँचाता है, ये सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसकी व्याख्या कि तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, यह कठोर, मुलायम और कमजोर तीनों हो सकते हैं।
वृक्षों के तने कठोर होते हैं, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते या भूमि पर फैल जाते हैं और इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं, लेकिन कुछ आरोही कहलाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने इसकी व्याख्या भी पढ़ ली। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पर। जी हाँ, अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, अगले क्वेश्चन हम चलेंगे। जड़ों के संदर्भ में देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पर पहला दिया है कि जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमा रखते हैं। जी हाँ, जमी रखते हैं। अगला देखेंगे, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर एक ही इसका सही होगा। तो जड़ जो है मिट्टी के जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। तो ये आपका आंसर सही है, बाकी दूसरा क्वेश्चन जो है आपका गलत है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक मसला जड़ें, एक रेशेदार जड़। इसे आप लोग याद रखेंगे। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, मसला जड़ें, एक रेशेदार जड़। जैलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला होती हैं। जी हाँ, ये मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इसमें लिखा है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, पाँचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? जी हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी मूली, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी शलजम। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। जी हाँ, आलू जो है हमारा जड़ नहीं है, एक तना है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका उत्तर होगा सी आलू। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद जड़ें हैं जो कि खाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो खाने वाले ज़्यादा चीज़ होते हैं उनको हम जड़ कहते हैं, जड़ों में होते हैं। और जो मतलब जिनको डायरेक्ट नहीं खा सकते उन्हें हम ज़्यादातर आलू में गिनते हैं। तो यहाँ जैसे गाजर है, उनको धुल के आप खा सकते हैं, मूली को भी खाया जाता है, शलजम को भी ऐसे खा सकते हैं, शकरकंद को भी खा सकते हैं। आलू जल्दी कोई नहीं खाता है, आलू को थोड़ा उबाल कर खाना पड़ता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का छठा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। जी हाँ, छठा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर दो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर तीन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर चार जल, ऑप्शन नंबर पाँच प्रकाश। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसमें आपका क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और जल आवश्यक है और प्रकाश आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये होगा, ये चार होगा। जी हाँ, ऐसे आप लोग लगाइए सी केवल एक दो और चार पाँच, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन होता है निष्कासित होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन निष्कासित होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पत्तियाँ जो होती हैं प्रकाश और हरे रंग के साथ क्लोरोफिल की स्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। इस प्रक्रम द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन तथा पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पत्तियों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके लिए आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, जल की होती है, प्रकाश की, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निष्कासित होता है। तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये थोड़ा आप यहाँ पर चार कर लीजिएगा, एक दो चार पाँच। जी हाँ, ये आपका सही होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला चलेंगे आज के सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है या अस्थि को खींचती है।
अगला देखेंगे पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने से फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, अस्थि को खींचती है। यह ऑप्शन आपका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है और धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने फैलने से अस्थियां गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने में फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है। जोड़ी की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी व्याख्या देख ली। अब हम लोग चलेंगे आज के 8वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि केंचुआ के शरीर रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ नहीं पूछा है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केंचुए का मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियाँ क्षीण और असंख्य होती हैं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। केंचुए में गति शरीर की पेशियाँ बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। शरीर के अधः सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। अगला देखेंगे केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही नहीं है। बाकी केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन में होता है, ये सही है आपका। शरीर के अधः सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, ये भी आपका सही है। केंचुए मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो क्योंकि केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ये। तो इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। जी हाँ, केंचुए के शरीर में अस्थियां होती ही नहीं हैं, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। इनके पास पेशियां होती हैं, इनके पास अस्थियां नहीं होती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ये पेशियां इनके शरीर के घटने मतलब संकुचन और बढ़ने मतलब विस्तारण में सहायता करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है। जी हाँ, देखते हैं आप केंचुआ ऐसे सिकुड़ता है, फिर अंदर बड़ा होता है, फिर सिकुड़ता है, बड़ा होता है। तो ये पेशियों के कारण होता है, उन्हीं के कारण यह विस्तारण और संकुचन कर पाता है। अतः कथन ये गलत है। कथन बी सी डी सही है। अगला देखेंगे केंचुए शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। उनके शरीर में देखेंगे तो इसे रिंग टाइप ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं कि जब ये चलते हैं तो ज़मीन पर इनकी पकड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी की वजह से ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाते हैं, उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। और इनके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ भी होते हैं, यह भी इनके चलने में सहायक होते हैं। जी हाँ, इनका शरीर चिकना भी होता है। देखो जब किसी केंचुए को पकड़ लो तो कितना बहुत अजीब सा लगता है। तो ये चिकने पदार्थ होते हैं जो इनके चलने में सहायक होते हैं और कुछ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को कहते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। उनका शरीर जो अनपचे पदार्थ उनको बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो इसे आप हम लोग याद रखेंगे कि केंचुए से संबंधित व्याख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के 9वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का 9वां क्वेश्चन है कि केंचुए के श्वसन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेंगे। केंचुआ नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ केंचुए के श्वसन से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे केंचुआ जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। तो केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। और केंचुआ के बारे में हम लोग जानते हैं कि केंचुआ जो होता है ये किसान का मित्र होता है। और केंचुआ द्विलिंगी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्विलिंगी होता है और इसके 4 बच्चे होते हैं। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, 4 बच्चे इनके पास होते हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आज के इस MCQ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि घोंघे का कवच बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं।
फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उन्हें चलने में सहायता मिलती है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर 1 और 2। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। तो यहाँ गोद में घोंघे का जो कवच होता है इसका बाह्य कंकाल कहलाता है। जी हाँ, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। जी हाँ, जो घोंघा होता है आप लोग देखेंगे इसके ऊपर ऐसे बने होते हैं, तो ये जो होता है ये बाह्य कंकाल जो होता है ये अस्थियों का बाह्य तो कंकाल होता है कहलाता है, लेकिन यह अस्थियों का नहीं बना होता है। तो अगला देखेंगे, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे घोंघे के जो पेशीय पैर है, यहाँ पर पैर है, तो ये चलने में सहायता इसका करता है। और तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हो गए। बाकी यह कवच जो घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है, ये आपका आंसर गलत है। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकक सिंगल यूनिट होता है। यह घोंघे को चलने में कुछ सहायता नहीं करता है और यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, अतः कथन 3 गलत है। घोंघे के पैर पर मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज MCQ NCERT की जो 10 MCQ थे उनको डिस्कस कर लिए। और यह सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आपका SSC हो, चाहे आपका SSC हो, UP SSSC हो, UP PCS हो, UPSC हो, उसमें भी NCERT के सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसे आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की चलाई जा रही है, एकदम क्वेश्चन फॉर्मेट में, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में आपको ये कराया जा रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट टाइप का है, इसे आप लोग ज़रूर देखें और यहाँ से आप लोग लाभ उठाएँ। तो आप उसके लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल GS विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लें तथा PDF पाने के लिए आप हमारे इस GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल @PM प्रेम 5108 पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कोई मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप इसकी सीरीज़ के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम को, इस यूट्यूब के चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको हम एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक नए MCQ के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।